हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जर्नल एंट्री हम किस तरह से पास करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंपाउंड एंट्री, बैड डेट्स और बैड डेट रिकवर की एंट्री जो है उसको हम जर्नल के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +1 कॉमर्स। उसी तरह ये जो टॉपिक है एमबीए फर्स्ट ईयर के लिए रेलेवेंट है, बीबीए के लिए रेलेवेंट है। उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो अकाउंट्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आज हम समझेंगे इसके अंदर कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो, कंपाउंड जर्नल एंट्री एक अकाउंटिंग एंट्री होती है जो दो से ज्यादा जो है अकाउंट्स हेड्स को इफेक्ट करती है। देखो, सिंपल जर्नल एंट्री के अंदर क्या होता है, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। पर कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री के अंदर क्या है कि देखो, जब दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं तो हम एक जर्नल एंट्री के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करते हैं। और उसी तरह कंपाउंड एंट्री इज आल्सो पास्ड इफ देयर आर मोर देन वन ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम टेकिंग प्लेस ऑन द सेम डे, जैसे रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड। तो ये एक ही दिन अकर होती है, तो इनके अंदर क्या है कि कैश जो है कॉमन है, कैश जो है दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कंपाउंड एंट्री जो है मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट। जैसे हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, ये हमने एक ही दिन रिसीव किया, तो यहाँ पे तीनों के अंदर कैश कॉमन है, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, रेंट को, बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग वन अकाउंट, तो यहाँ पे क्या है कि दो या दो से ज्यादा अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसके अंदर क्या है कि जैसे हमने कैश सेल की है, उस पे हमें डिस्काउंट देना पड़ा है, तो यहाँ पे हमने कैश को डेबिट किया, डिस्काउंट को डेबिट किया और सेल को हमने क्रेडिट किया। और उसी तरह डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग सेवरल अकाउंट। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड। तो देखो, जो सैलरी है ये तीनों की जो ट्रांजैक्शन है वो सेम डे ही अकर होती है। जब हम कंपाउंड एंट्री करते हैं तो वो एक ही दिन, मतलब सेम डे पे होनी चाहिए, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जैसे सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमने डेबिट कर दिया। रेंट जो है डेट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। कमीशन जो है डेट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, हमने सैलरी पे की, रेंट पे किया, कमीशन पे किया। और इनमें कॉमन क्या है, कैश, क्योंकि कैश जो है डेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे सैलरी 2000 है, रेंट जो है 1000 है और कमीशन जो है 500 है। तो टोटलिटी के अंदर हमने जो कैश पे किया है वो है 3500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग सैलरीज, रेंट एंड कमीशन पेड। तो ये कंपाउंड एंट्री की एग्जांपल है। यहाँ पे कैश कॉमन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 अकाउंट को हमने डेबिट किया है और एक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। उसी तरह ही देखते हैं रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो, यहाँ पे रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो है नॉमिनल है, ये गेन है, इनकम है। तो यहाँ पे कैश जो है डेट इज कॉमन, कैश जो है डेट इज कमिंग इन द बिजनेस। तो यहाँ पे कैश जो है डेट इज रियल अकाउंट, हमने इसको डेबिट कर दिया। और जो रेंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। टू रेंट, टू डिविडेंड, टू इंटरेस्ट, इसको हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और ये जितने भी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल किया 1200 रेंट है, 1500 डिविडेंड है, 2700, 1000 इंटरेस्ट। तो टोटल कैश जो हमने रिसीव किया है दैट इज 3700। और नरेशन में हमने लिख दिया बीइंग रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव।
तो इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रमेश ही ओज 3000 पेज 2983 इन फुल सेटलमेंट। तो जहां पे भी फुल सेटलमेंट है इसका मतलब होता है कि हमें जो है यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे रमेश जिसने हमारे पैसे देने थे उसने 3000 देना था, लेकिन उसने फाइनल सेटलमेंट के अंदर 2983 पे किया है। इट मीन्स कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसकी एंट्री है। यहाँ पे देखो रमेश जिसने 3000 देना था उसने 2983 फुल सेटलमेंट में दिया है। तो टोटल अमाउंट ड्यू जो था वो 3000 था। हमने रिसीव किया है 2983 कैश और डिस्काउंट हमने दिया है 17। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रमेश है जो कि पर्सनल अकाउंट है, जो कि गिवर है, वो कॉमन है। तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड 2983। हमने डिस्काउंट दिया है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है हमारे लिए, एक्सपेंस है, टू रमेश अकाउंट। तो इस तरह से हमने इसकी एंट्री जो है पास कर देनी है। तो अब हमने इसको जर्नल के फॉर्मेट में अंदर जो है रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे डेट दे रखी है, जैसे ये 2020 1 अप्रैल की एंट्री है, तो डेट कॉलम के अंदर हमने डेट डाल दी, यहाँ पे 2020 और यहाँ पे अप्रैल 1। कैश हम रिसीव कर रहे हैं, रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिटेड 2983। डिस्काउंट हमने दिया है तो एक्सपेंस है ₹17। और रमेश जो है डेट इज कॉमन, क्योंकि अगर इसको सेपरेट करते तो कैश टू रमेश होता, डिस्काउंट टू रमेश होता। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड एंट्रीज की पास कर दी है और रमेश के सामने हमने 3000 लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट। इस तरह से हमने इसकी एंट्री जो है पास कर देनी है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो सेकेंड एंट्री है, पेड ₹950 फ्रॉम अविनाश। पेड, यहाँ पे हमने लिखना है कि पेड 950 टू अविनाश एंड अवेल डिस्काउंट 140। तो यहाँ पे हमने अविनाश को पेमेंट की है 950 की और उससे हमने 140 जो है डिस्काउंट लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वर्किंग नोट के अंदर टोटल अमाउंट जो हमने उसका देना था वो था 950 प्लस 140 1090। तो हमने फाइनल सेटलमेंट के अंदर उसको पे किया है 950 और उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट हमें मिला है ये हमारी इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो हमने कंपाउंड एंट्री कर दी है, अविनाश जो है कॉमन है, अविनाश अकाउंट डेबिटेड, तो हमने पूरा अमाउंट लिख देना है 1090 और कैश जो हमने पे किया है डेट इज 950 और जो डिस्काउंट हमें मिला है डेट इज 140 और यहाँ पे हमने लिख देना बीइंग कैश पे टू अविनाश फुल सेटलमेंट। तरह से हमने इसको जर्नल के अंदर जो है रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ पे हमने डेट डाल देनी है, अविनाश अकाउंट डेबिटेड, उसके सामने 1090, टू कैश अकाउंट 950 और डिस्काउंट अकाउंट 140, बीइंग कैश पे टू अविनाश इन फुल सेटलमेंट। इसी तरह हम देखते हैं कि तीसरी ट्रांजैक्शन इसके अंदर क्या थी। पेड रेंट 2500, सैलरी ₹3000, कमीशन ₹500। तो ये देखो तीनों रेंट, सैलरी एंड कमीशन हमने सेम डे ही पे किया है। ये है 5 अप्रैल को। तो इसकी एंट्री हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे सेम डे अकर हुआ है 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे कैश जो है कॉमन है, कैश जो है डेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। रेंट जो है नॉमिनल है, एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन हमने पे किया है डेट इज आल्सो नॉमिनल। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसका हमने टोटल कर लिया 2500 प्लस 3000 5500 1500 ऐड कर दिया, तो टोटल कैश हमने जो पे किया है 7000। तो बीइंग पेमेंट मेड फॉर रेंट, सैलरी एंड कमीशन। इस तरह से हमने रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड और उनके सामने हमने जो है लिख देना है, जैसे रेंट के आगे हमने लिखा है डेबिट कॉलम के अंदर 2500, सैलरी 3000, कमीशन 1500 और कैश के आगे हमने लिख देना है 7000। तो बीइंग पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी एंड कमीशन और डेट कॉलम में हमने डेट डाल देनी है।
अब हम देखते हैं कि जो बैड डेट है उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। पहले तो हम बैड डेट का मतलब समझते हैं। देखो, बैड डेट का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया है, किसी से पैसे लेने हैं, उसने वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो हमें पैसे नहीं दे पाता, तो वो बैड डेट हो जाता है। इसका होता है कि अमाउंट जो हमने लेना था वो रिकवरेबल नहीं है। Bad debt means money owed by the customer. It is not recoverable. It is a loss to the business. इसलिए bad debt को हम डेबिट करते हैं और पार्टी जिससे हमने पैसे लेने हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। देखो, अगर पूरा का पूरा अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, जैसे मान लो हमने राम से 1000 लेना था, वो बैड डेट हो जाता है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 1000 टू राम अकाउंट, और नरेशन में हम लिख देते हैं कि बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ। विशाल हु ओड रुपीज 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। देखो, उसका दिवालिया निकल जाता है, उसने हमारे 10,000 देने थे, अब उससे हम कोई भी पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, और विशाल पर्सनल है। और यहाँ पे क्योंकि जब हमने पैसे लेने थे तो उसको हमने डेबिट किया था, तो इस वक्त जब हम बैड डेट लिखते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो विशाल को जो पार्टी है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और बीइंग डेट रिटन ऑफ एज बैड डेट। और उसी तरह जब पार्शियल पेमेंट होती है, पार्शियल पेमेंट का मतलब होता है कि जब कुछ पैसा रिकवर होता है और कुछ पैसा रिकवर नहीं होता, then a debtor pays a part of the amount in settlement, the amount which is not recovered, that is a loss, उसको हम बैड डेट मानते हैं। जैसे मान लो हमने किसी से 10,000 लेना था, तो उसने 5,000 पे कर दिया है, तो अब कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर हमने चेक से रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे जैसे डेबिट करेंगे 5,000 से, ही हमने 5,000 उससे रिसीव कर लिया है, तो 10,000 में से 5,000 कैश रिसीव कर लिया है, बाकी जो है वो बैड डेट है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू दी पार्टी, वो आ जाएगा 10,000। तो इस तरह से जब पार्शियल रिकवरी होती है तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे पार्शियल रिकवरी के अंदर जैसे नंदू है, उसने हमारा 40,000 देना है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और वहां पे लिखा हुआ ओनली 40 पैसा इन ए रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट। देखो, 40 पैसा इसका मतलब है कि 1 रुपया के पीछे 40 पैसा रिकवरेबल है, तो अगर इसका मतलब है 40% जो है दैट इज रिकवरेबल, और 60% जो है वो बैड डेट है। तो यहाँ पे देखो, 40,000 का 40% हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 16,000 कैश हमने रिसीव किया है, 40,000 में 16,000 हमने माइनस कर दिया, तो 24,000 जो है वो हमारा बैड डेट है। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर देनी है कैश अकाउंट डेबिटेड 16,000, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू नंदू अकाउंट 40,000, और यहाँ पे हमने लिख देना है बीइंग 40 पैसा इन ए रुपी रिकवर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। उसी तरह हम देखते हैं कि जिस अकाउंट को हमने बैड डेट मान लिया था उसकी बैड डेट की एंट्री कर दी थी, फिर हमें वो बैड डेट रिकवर हो जाता है। ए डेटर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट मे पे द अमाउंट पार्टली और फुली। जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो गेन होता है, यहाँ पे हमने पार्टी को कुछ भी ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। तो जब हमारे पास बैड डेट रिकवर होता है तो कैश अकाउंट, अगर चेक से रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और बैड डेट रिकवर जो है डेट इज इनकम है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर लिया, और यहाँ पे हमने लिख देना बीइंग द कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ ए बैड डेट व्हिच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ। जैसे रिकवर्ड रुपीज 23,400 फ्रॉम मदान हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट। तो यहाँ पे देखो, मदान को हमने कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये जो है कैश जो है दैट इज द रियल अकाउंट दैट इज कमिंग इन द बिजनेस, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 23,400 जो इनकम है, और वहां पे हम लिख देंगे बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम है, जैसे 10,000 ड्यू फ्रॉम सोनू आर नॉट रिकवरेबल एज ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। हमने 10,000 सोनू से लेने थे, लेकिन उसका दिवालिया निकल जाता है, तो वो कोई पैसा हमें नहीं देता। तो देखो, यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट अकाउंट टू सोनू अकाउंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट, यहाँ पे इसके आगे डेबिट
डेबिट के आगे हमने कॉलम के अंदर 10,000 डाल दिया, तो बैड डेट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो हमारा लॉस है, और सोनू को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से, और लिखते हैं कि बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनू नॉट रिकवरेबल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। उसी तरह सेकेंड एंट्री जो है कि रोहित इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रोहित जो है उसका दिवालिया निकल जाता है, तो रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल 60 पैसा इन ए रुपी ऑन ए डेट ऑफ 20,000। तो रोहित से हमने 20,000 लेना था, लेकिन हम उससे 60 पैसा ही रिकवर कर पाते हैं, तो 40% जो है वो बैड डेट हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि जो 20,000 है इसका 60% जो है वो आ जाता है 12,000। इसका मतलब है कि टोटल पैसे हमने लेने हैं 20,000, और उसमें से 12,000 जो है वो बैड डेट हो जाता है, सॉरी 12,000 रिकवर होता है, तो 8,000 जो है वो बैड डेट हो जाता है। जैसे हमने पार्टी से 20,000 लेना था, 60% रिकवरेबल है, तो 60% है 12,000, 20,000 में से 12,000 हमने माइनस कर दिया, तो 8,000 जो है हमारा बैड डेट है। तो इसकी एंट्री हम इस तरह से पास कर देंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, 12 बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे बैड डेट जो है हमारा 8,000 है, और यहाँ पे जो कैश हम रिसीव कर रहे हैं वो है 12,000। तो बैड डेट जो है हमारा 8,000 है, कैश हमने रिसीव किया है 12,000 टू रोहित अकाउंट। तो यहाँ पे इन रोहित की इंसॉल्वेंसी की वजह से ओनली 60 पैसा जो था वो रिकवरेबल था, और रोहित अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 20,000 से। उसी तरह जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, रिसीव कैश ₹1,000 फ्रॉम अनमोल whose account was written off as a bad debt। तो अनमोल जिससे हमने पैसे लेने थे उसको हमने बैड डेट मान लिया था, उससे अब हम 1,000 जो है रिसीव करते हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। कैश अकाउंट के अंदर 1,000 डाल देना है, और बैड डेट रिकवर्ड के अंदर 1,000 डाल देना है। बैड डेट रिकवर्ड जो है इनकम है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और बीइंग अमाउंट रिकवर्ड विच वाज ट्रीटेड एज बैड डेट,